हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज़ दया पंवार। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम इस डीपी गाइड के माध्यम से आप लोगों तक कुछ ना कुछ कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते हैं। एंड आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस टॉपिक से रिलेटेड है जो इससे पहले नहीं हुआ करता था और शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड। रिसेंटली यूजीसी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। वो ये है कि जितनी भी जो है 44 एटलीस्ट जो यूजीसी में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिस्टेड हैं, वो अपना जो अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका जो एडमिशन होगा वो आज तक मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जो है परसेंटेज के बेस पर होता था। जितना भी 12th के जो बच्चे का जो परसेंटेज होता था उसके बेस पर कट ऑफ जाती थी। जैसे आपका हो गया जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरीके की जितनी भी बीएचयू हो गया, बहुत सारी ऐसे 44 यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट है। उन सभी 44 जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें जो अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया था वो चेंज किया है, जो उसका पैटर्न है वो चेंज किया है। अभी तक मैक्सिमम में परसेंटेज के बेस पर जो एडमिशन हुआ करते थे, बट इस साल ये एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फैसला लिया है कि आज के बाद मतलब इस 2022 यानी कि 23 का जो सेशन चलेगा, 22 जो से लेकर के जो आगे का जो भी आगे के जो ईयर्स हैं, जितने भी जो एडमिशन जो प्रोसेस होगा उसमें अब 12th पास आउट जितने भी बच्चे हैं उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको CUET के नाम से जाना गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET इस नाम से इस जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो ये नाम दिया गया है, आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस नाम से जो है एंट्रेंस होगा। और उसके बेस पर जैसे बच्चों का परफॉर्मेंस होगा फिर वो उसी के अकॉर्डिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन लेना चाहता है किसी भी कोर्स में, कि जो भी आप कोर्स चाहते हैं, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका अब एडमिशन होगा, ना कि आपके जो 12th के मार्क्स थे, जो 12th एग्जामिनेशन जो आपने पास किया उसके जो परसेंटेज थे उसके बेस पर कट ऑफ जाएगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा ये उन सभी के लिए, क्योंकि आज तक बच्चों के ये माइंड में था जिनके किसी कारण से 12th में मार्क्स कम आते थे, या किसी की ये भी शिकायत होती थी कि प्राइवेट स्कूल्स या जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी किसी भी स्कूल में अगर उनको लगता है कहीं पे जो है मार्क्स में कहीं ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं प्रैक्टिकल्स में, या जो भी इंटरनल जो भी आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो रहा है 12th क्लास का, उसमें जो भी मार्क्स होगा, जो भी उनको लगता है स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड भी अलग अलग है, सबके मार्किंग का जो पैटर्न है वो अलग था, तो उनको लगता था कि शायद ये कुछ बच्चों के साथ ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ स्कूलों में 12th में कुछ बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के, और कुछ जैसे स्टेट बोर्ड हो गया उसमें बिल्कुल मार्क्स बहुत इतने अच्छे नहीं ला पाते हैं और उसका पैटर्न भी अलग है। एंड उसको इक्वल करने के लिए एक एंट्रेंस जो है कॉमन एग्जामिनेशन होगा, जिसके बेस पर पे ये बच्चे की जो एबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा अच्छे यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी वो प्रोग्राम करना चाहता है, जो भी आपका जिस भी सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, उस एग्ज़ामिनेशन के जो भी मार्क्स होंगे उसमें अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करके वो अपना किसी भी अपने बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। तो आज का ये टॉपिक यही है, और ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकदम नया टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं है मालूम है ये क्या क्या एग्ज़ाम होगा, कैसा ही एग्ज़ाम होगा, कैसा इसका पैटर्न होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है, पहली बार ये होने जा रहा है। तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मेरे को सब्जेक्ट किस बेस पर मिलेंगे, मैं किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा और किस लैंग्वेज का एग्ज़ाम दूंगा, कौन सा लैंग्वेज मेरा रहेगी और कौन सा एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस 12th पास आउट जो भी बच्चे हैं, वैसे भी यंग होते हैं, उनको एकदम समझ में नहीं आता है, वैसे कंफ्यूज होते हैं कि किस डायरेक्शन में मुझे करियर बनाना है, अब एक अगला एग्ज़ाम और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेने के लिए भी। तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो इसीलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में जो है ये अपेयरिंग में जो भी आप 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनको अभी इस ऑनलाइन इस टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, फिर
एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर होना होगा और जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पर ही आगे एडमिशन होंगे। तो प्लीज़ आप ऑनलाइन अप्लाई करना ना भूलें। उसकी क्या डेट है, क्या प्रोसीजर है, वो मैं स्टेप स्टेप आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने सब्जेक्ट होंगे, कितना टाइम अलॉटेड होएगा, कितना मार्क्स पर सेक्शन उसमें अलॉटेड रहेगा, किस हिसाब से ये एग्ज़ाम होगा, कितने स्लॉट्स में एग्ज़ाम होगा, हम ये पूरे डाउट आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये आज का जो टॉपिक है। और आप भी अपने जितने भी बच्चे हैं जो 12th में इस बार अपियरिंग है, या जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, या आगे जो आएंगे जिनके 11 जो 12th से नीचे बच्चे हैं जितने भी हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन अगले साल, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट अब यही पैटर्न चलने वाला है। तो बेटर रहेगा कि सारे पेरेंट्स भी इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से वो अपने बच्चे को गाइड कर पाएंगे। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं, यही टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, इस टेस्ट का नाम CUET टेस्ट है। CUET जैसे स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि C फॉर कॉमन, U फॉर यूनिवर्सिटी, E फॉर एंट्रेंस एंड T फॉर टेस्ट। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET, इस नाम से ये इस टेस्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है इसके नाम से ये जाना जाएगा। और ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। 44 यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, वो मैं आज आपको बताने जाऊंगा साथ साथ। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, JNU हो गया, DU हो गया, BHU हो गया, HNB हो गया, ऐसे 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट दी हुई है जो हम आज देखेंगे कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड उसमें अगर आपको अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट, अगर आपको करना है, उसमें कोई भी कोर्सेज आपको करना है अंडर ग्रेजुएट, तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि आगे क्या क्या इसका प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे यहाँ पे कहा है CUET अंडर ग्रेजुएट UG एंड 2022, इस नाम से ये एंट्रेंस है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। और उसकी क्या क्या डेट है वो हम आज पढ़ेंगे। ये अगर देखें, ये 6 अप्रैल 2022 का ही नोटिफिकेशन है जो NTA, इसको जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने जाइए वो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको मालूम है बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये एग्जाम भी जो CUET होने जा रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये NTA ही कराएगी। और ये नया नोटिस अभी निकला है, नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिस 6 अप्रैल 2022 का। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की गई हैं, इसमें मेंशन की है जो हम आज देखेंगे ये क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि 2022 और 2022 और 2023 का जो सेशन होगा अंडर ग्रेजुएट का, उसके लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे वो अभी 10th यानी कि 12th का एग्जाम दे रहे होंगे। 12th का अभी बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है, बट जो अभी 12th क्लास में है, अपियरिंग है, वो इसको भर सकते हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। जैसे डेट यहाँ पे डेडलाइन दी हुई है, ये 6 अप्रैल 2022 से लेकर के 6 मई 2022, यानी कि 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक का टाइम इन्होंने दिया है NTA ने, कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जितने भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये नोट करनी है। नेक्स्ट, फी का स्ट्रक्चर भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। फी का स्ट्रक्चर स्लॉट के अकॉर्डिंग है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, एक मॉर्निंग सेशन एक आफ्टरनून सेशन। बट स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में अलग अलग जो एग्जाम होंगे उसके जो सेक्शंस हैं और जो जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो भी अलग है। नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे वो भी अलग है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये बहुत ही अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसा फील होगा कि ये क्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपको बहुत बार इसको एक बार देखना होगा। नोटिफिकेशंस क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, जो समझ में नहीं आएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बार बार वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या दी हुई है यहाँ पे, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये बाद में आपको बताया जाएगा। ये नेक्स्ट एडमिट कार्ड के बारे में है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन, यानी कि ये एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। सो दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन will commence on first और second week of जुलाई 2022, यानी कि पहला और दूसरा सप्ताह जुलाई का जो महीना है उसका फर्स्ट वीक और सेकंड वीक
में ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, स्लॉट 1 का ड्यूरेशन है 3 hours and 15 minutes एंड स्लॉट 2 का ड्यूरेशन है 3 hours and 45 minutes। स्लॉट 1 क्या है, स्लॉट 2 क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ कंटिन्यू बने रहिए। नेक्स्ट, मोड ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जाम होगा ये किस तरीके से होगा, ये होगा, इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, सीबीटी है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ द टेस्ट, इसका जो पैटर्न होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज होंगे। ऑप्शन, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, आपने देखा होगा पहले भी दिए होंगे एग्जाम। सेंटर डेट ये बाद में आपको एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। एंड ये भी नेक्स्ट है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड ऑफ, ये भी बाद में आएगा, आंसर की, उसके बाद आंसर की दिखाएंगे। फिर वेबसाइट, हाँ वेबसाइट आपको नोट करनी है, इसकी 2 वेबसाइट इन्होंने दी हुई, देखिए www.nta.ac.in, ये तो एनटीए की वेबसाइट है। सेकंड इज ये दिया हुआ यहाँ पे https, ये दिया हुआ CUET. ये दिया हुआ यहाँ पे samarth.ac.in, ये वेबसाइट है जिसपे CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की एक जो अलग से वेबसाइट इन्होंने बनाई है, इस वेबसाइट को विजिट करें आप, और इस पे पूरे नोटिफिकेशन आप देखें, जो जो उन्होंने उसमें 2-3 PDF इन्होंने अपलोड किए हुए हैं, उसको आप ढंग से देखेंगे, इन्फॉर्मेशन जो भी दिया, जो भी बुलेटिन इन्होंने दिया हुआ है, एंड एनेक्स्टर्स, बहुत सारी उसमें चीजें इन्होंने जो है अपलोड की हुई है इस वेबसाइट पे, उस पर आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये वेबसाइट आपको नोट करनी है। नेक्स्ट इज ये दिया हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये दिया हुआ, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 इन द ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है, थ्रू द वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है आपको। सो यू हैव टू विजिट फर्स्ट दिस वेबसाइट, दी हुई है यहाँ पे CUET यानी कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये शॉर्ट में लिखा है CUET.samarth.ac.in। इस वेबसाइट को सबसे पहले आप नोट करें, जहां पे मैं माउस फॉरवर्ड कर रहा हूं, एक बार चेक कीजिए, CUET.samarth.ac.in। you have to apply online using this website, okay, through this website you have to apply online for this entrance examination, okay। Now next one is the application form is in any mode, other mode is not acceptable, यानी कि not accepted, other mode यानी कि आप फिजिकली भेजोगे, ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा, ऑफलाइन नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको प्रोसीजर बताइए, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कैसे, आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है, सब्जेक्ट चूज करने हैं, मोड चूज करने हैं, आपके जो स्लॉट्स हैं वो आपको चूज करने हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं वो आपको उसमें सेलेक्ट करना है। फिर आपकी डिटेल यानी कि अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आफ्टर दैट आपको ऑनलाइन फी सबमिट करनी है, और जो भी फिर फाइनली रजिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा एक्सेप्टेड, जो भी एक्सेप्टेड आएगा उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है, ठीक है, फॉर द फ्यूचर जो भी है करस्पॉन्डेंस जो भी करोगे आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये वेबसाइट मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको किसको नोट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये सिटीज, ये यही नहीं है, यहाँ तो यानी कि इंडिया में तो ये कंडक्ट होगा ही, बट इसमें कुछ आउटसाइड इंडिया भी दिए हुए हैं जो उस पर एग्जामिनेशन की सिटीज है, वहां से भी एग्जाम दे सकते हो जो बाहर रहते हैं लोग। नाउ आगे हम डिटेल देखेंगे, क्या क्या डिटेल है, अब देखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका CUET होने जा रहा है, इट विल कंटेन 3 सेक्शंस, ओके, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। यहां से आप ध्यान से देखेंगे कि एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, नहीं तो आपको बिल्कुल, अगर समझ में नहीं आया, आप गलत चीज सेलेक्ट कर लोगे तो आप पूरा करियर आपका गलत डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, आपने सब्जेक्ट ही आपने चूज नहीं किया, एंट्रेंस उसका नहीं दोगे, CUET में आपने नहीं दिया एग्जाम, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना चाहेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल भी उस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, केवल आप ये नहीं कि कैफे में चले गए, साइबर कैफे पे चले गए और किसी दूसरे के भरोसे बैठ गए और उसको बोल दिया कि भर दो भैया हमारा ये फॉर्म, ठीक है, वो कुछ भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे और बाद में आप परेशान हो जाओगे, आपका लाइफ गलत डायरेक्शन में चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले ढंग से समझना है, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, और जो साइबर कैफे में बैठे हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको भी अभी डिटेल इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो अपने हिसाब से भरते जाएंगे, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज को मैं बार बार बच्चों को कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो पहले खुद समझने की कोशिश करना, क्योंकि पहली बार हो रहा है, लाइफ का सवाल है आपका, बहुत इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अभी देखेंगे आप कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में आपको समझ में कितनी प्रॉब्लम इसमें आएगी वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। नाउ इसमें 4 सेक्शन होंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है,
तीन सेक्शंस, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है। नाउ सेक्शन 1 इज डिवाइडेड फर्दर इन टू, यानी कि दो पार्ट में इसको जो है बाइफरकेट किया हो गया है। ये दिया है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, क्योंकि पहला जो सेक्शन होगा वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ लैंग्वेज को भी इन्होंने दो पार्ट में ब्रेक किया है, दो कैटेगरी की है लैंग्वेज की। पहली है सेक्शन फर्स्ट ए। सेक्शन फर्स्ट ए में देयर आर 13 लैंग्वेजेस, ठीक है। मैं बाइलिंगुअल बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मेन मोटो हमारा ये है कि समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ए में देयर आर टोटल 13 लैंग्वेजेस, जिसमें से आपको चूज करनी है, ठीक है। फिर सेक्शन फर्स्ट का ही जो बी पार्ट है उसमें 20 लैंग्वेजेस है अदर देन फर्स्ट ए सेक्शन, यानी कि इन 13 लैंग्वेजेस को छोड़ करके 20 लैंग्वेजेस अलग है जो सेक्शन 1B में रखी है इन्होंने, ठीक है। तो पहले इसको मोटा मोटा समझने की कोशिश करना। नाउ कम टू द सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, 27 सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है, डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अपना ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं वो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये 27 सब्जेक्ट्स हैं जो लिस्टेड है, उनके नाम है अभी नीचे मैं बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो वो 27 है, उसमें से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन 3, ये जनरल टेस्ट होगा। एक जनरल एबिलिटी टेस्ट भी आपका चेक किया जाएगा, जनरल टेस्ट, वो सेक्शन 3 में कवर्ड होगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती, कहाँ, मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत क्लियरली, बहुत फर्स्ट गो में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आप चाहते हो कि मेरे को हिस्ट्री में या बीए ऑनर्स करना है, या आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट्स रखना है, ठीक है। पता लगा उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो, वहां पे आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में मिला ही नहीं एडमिशन, तो आप केवल आप रह जाओगे। तो और सब्जेक्ट भी तो आपका रहेगा कि भाई मैं इसके अलावा नहीं मिला तो किसी और, सेकंड चॉइस आपकी कि मैं किसी और सब्जेक्ट में करना चाहूंगा, फिर अगर ये नहीं मिला तो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ ध्यान से भरना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कितने सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, किस मीडियम में, मीडियम उसका क्या होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट का, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, क्योंकि बीए में तो लैंग्वेजेस भी होते हैं, कोर्सेज होते हैं लैंग्वेजेस के, वो भी कैसे सेलेक्ट करेंगे आपको, तो वो यहाँ समझना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल 3 सेक्शंस होंगे और फर्स्ट सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा लैंग्वेज का, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये यहाँ पे इन्होंने फिर से बताया कि जो ये ब्रॉड फीचर्स ऑफ सीईटी, ये ब्रॉड इसके बारे में बताया इन्होंने। पहला है सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेजेस एंड सेक्शन बी लैंग्वेजेस। तो सेक्शन ए, फर्स्ट ए में 13 दिया हुआ है, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस मे बी चोजन, यानी कि इन 13 में से आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। पार्ट फर्स्ट ए था ये। कम टू द पार्ट फर्स्ट बी, इसमें क्या है, देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन फर्स्ट ए, यानी कि सेक्शन फर्स्ट बी में 20 लैंग्वेजेस होंगी जो इन 13 लैंग्वेज के अलावा है। वहां से भी, इनमें से भी सेकंड पार्ट में भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है, एनी लैंग्वेज। अब क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ये दिया हुआ है, जो सेक्शन ए और बी, यानी कि फर्स्ट का ए फर्स्ट का बी जो सेक्शन दिया हुआ है लैंग्वेज का, उसमें उसने क्लियरली बताया कि कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो दिया हुआ यहाँ पे 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, यानी कि आपको, पहली बात तो ये बता दूं कि सेक्शन फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में जरूर नहीं एक ही लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे, इसमें आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज, टोटल दोनों को मिलाकर के 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना कि मोर देन 1 आप सेलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज, ठीक है। तो यानी कि लेकिन मैक्सिमम 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो कितने क्वेश्चन होंगे, दिया हुआ है टोटल हर लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन होंगे, और उन आउट ऑफ 50 में से आपको केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन इन्होंने चॉइस रखी है, आप 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपको 50 में से केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? ये आपके लिए अच्छी बात है कि 50 में से 40 ही करने हैं, 50 के 50 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। नाउ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ये क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेसी एंड नरेटिव। तो और ये क्या, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी, यानी कि नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसमें वोकेबुलरी आपकी देखी जाएगी, नरेशन दिए होंगे, तो ये सारा लैंग्वेज वो टेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। एंड ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स का फॉर ईच लैंग्वेज। अगर आपने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट किए या तो यानी कि 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, लेकिन एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स का है, ठीक है। और एक लैंग्वेज में 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो? आपको सेक्शन फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा। आप मल्टीपल लैंग्वेज चूज कर सकते हो और दोनों सेक्शन को मिला करके मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। हर लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से 40 आपको करने हैं, एंड 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा हर लैंग्वेज
के लिए, जितनी भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया उस एक लैंग्वेज के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 दैट इज डोमेन रिलेटेड। मैंने अभी ऊपर बताया था कि 27 सब्जेक्ट्स होंगे, ये दिया हुआ यहाँ पे 27 domain specific subjects being offered under this section. A candidate may choose a maximum of 6 domains as desired by the applicable university or universities. यानी कि टोटल 27 डोमेन्स में से आप यहाँ पर 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो कि आप 6 सब्जेक्ट्स में, डोमेन सब्जेक्ट्स में आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। वाई आई एम टेलिंग दिस कि आपको 6 मैक्सिमम ही चूज करने हैं, वो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने 6 क्यों रखे हैं, एक ही क्यों नहीं रखा जिसमें आपको करना है, 2 ही क्यों नहीं रखे? ये स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। हो सकता है आपको उस सब्जेक्ट में कहीं एडमिशन ना मिल पाए, या आप बाद में आपका मूड चेंज हो जाए, तो इसीलिए बेहतर है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज करें और पहले ही फिक्स मत करें कि मैंने 2 ही सब्जेक्ट में चूज करने, उसी में एंट्रेंस दे दूंगा। हो सकता है बाद में आपको जहां आप चाह रहे हो उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ही नहीं मिला, कट ऑफ हाई चली गई, यानी कि इस एंट्रेंस के एग्जामिनेशन जो भी कट ऑफ रहेगी, जितने आपके मार्क्स आएंगे, हो सकता है औरों के ज्यादा अच्छे आए, वो पूरी जो है सीट्स फिल हो जाए, फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए आपको ऑप्शन देने के लिए इन्होंने 6 सब्जेक्ट चूज करने के लिए किए हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। यहां भी वही है, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। बेस इसका भी एमसीक्यू होगा, और क्या होगा? एनसीईआरटी क्लास 12th का जो सिलेबस होगा, उस एनसीईआरटी का जो सिलेबस डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा और मल्टीपल चॉइस होंगे। क्लियर? और टाइम वही है 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए टेस्ट जो होगा, ठीक है। अगर आपने 2 चूज किया तो 45 प्लस 45 अलग अलग टाइम मिलेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पेपर सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा और 40 क्वेश्चंस करने होंगे। 2 आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं तो आपको 40 हर एक में, और अलग से 45 मिनट्स टाइम मिलेगा। क्लियर? सो सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक भी हो बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द सेक्शन 3, जो लास्ट सेक्शन है, दैट इज जनरल टेस्ट। इसमें क्या है ये दिया हुआ यहाँ पे, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इससे रिलेटेड जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें ये जनरल टेस्ट वो चेक करना चाहेंगे, तो इसको जो सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेक्शन, यानी कि आप जनरल टेस्ट का जो टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको कितने 60 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 75 क्वेश्चन। उसमें टोटल जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 है उसमें 75 क्वेश्चंस टोटल होंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75। क्लियर? एंड इसका क्या सिलेबस रहेगा? वही मोड ऑफ जो एग्जाम होगा दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड, एंड जनरल नॉलेज आएगा, उसमें करंट अफेयर्स आएगा, एंड जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज एटसेट्रा, एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी आपको, थोड़ी सी सिंपल जो नॉर्मल आपने मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है वो, अरिथमेटिक, अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और रीजनिंग भी लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी नॉर्मली, ठीक है। एंड टोटल टाइम 1 आवर होगा, यानी कि 60 मिनट। तो आपको 60 क्वेश्चन करने 60 मिनट में, और टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 75, तो आपको 15 क्वेश्चन आप आराम से छोड़ सकते हो उसमें। क्लियर? तो सेक्शन 3 में ये आएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये कुछ कंडीशंस नीचे दी हुई है, दिया स्टार जो ऊपर लगा हुआ था, यानी कि लैंग्वेजेस, जो सेक्शन फर्स्ट ए मैंने लैंग्वेज बताई थी उसमें टोटल मैंने कहा था कि 13 लैंग्वेज होगी, और वो लैंग्वेज कौन कौन सी होगी वो देखो यहाँ पे अभी देखते हैं। तेलुगु ये दिया हुआ है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये है फर्स्ट ए लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, इसमें से आप चूज कर सकते हो, एंड यू कैन चूज मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेज जो सेकंड पार्ट था यानी कि फर्स्ट बी, उसमें 20 लैंग्वेज है इन 13 के अलावा। वो कौन सी है? जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, यानी कि जो ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में करना चाहिए यानी इन लैंग्वेज में, जर्मन हो गया, नेपाली हो गया, पर्शियन हो गया, ये हो गया, इटालियन हो गया, अरबिक, ये बहुत सारी सिंधी है, संस्कृत, कश्मीरी, ये दिया कोंकण, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, संथाली, ये सारी दी हुई है यहाँ पे, जापानीज, रशियन, चाइनीज। टोटल 20 लैंग्वेजेस आर हियर इन सेक्शन 1B, ठीक है। और जो कंडीशन थी वो ये थी कि इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू सेलेक्ट सिंगल लैंग्वेज, और वेदर यू वांट टू सेलेक्ट 2 लैंग्वेज, और वेदर यू वांट टू सेलेक्ट 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो लेकिन ये कंडीशन है कि सेक्शन 1A यानी कि 13 प्लस 20 इन दोनों को मिला करके मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज का टेस्ट चूज कर सकते हो। क्लियर? नाउ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वो यहाँ पे डिफाइंड है, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बुक कीपिंग हो गया,
ये पहले में आ गया अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, ये पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सेकंड हो गया, ये एक ही कैटेगरी में। थर्ड वन आ गया आपका बिजनेस स्टडीज, फोर्थ वन केमिस्ट्री, फिफ्थ वन ये कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स practices, sixth one is economics or business economics, seventh is engineering graphics, eighth is entrepreneurship, ninth is geography and आपका जियोलॉजी हो गया इसमें, 10th is history, home science, knowledge tradition and practice of India, 13 legal studies, ये सारा environment science, mathematics, physical education, NCC, yoga, physical ये दिया physics, political science, ये सारे sociology, ये इस तरीके से टोटल यहाँ पर 27 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि 27 टोटल है। आउट ऑफ 27 आप एक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, दो भी चूज कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, तो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स का इसको चूज कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट में आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, यानी कि अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हो कि मेरे को किस में ग्रेजुएशन करना है। क्लियर? नाउ होप आपको समझ में आया होगा। ये नीचे कंडीशन दी हुई है, देखो जो मैंने पहले कहा था, अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन 1A और 1B टेकन टुगेदर, यानी कि 1A और 1B दोनों मिलाकर के 3 मैक्सिमम आप चूज कर सकते हो। हाउएवर द थर्ड लैंग्वेज चोजन, ये दिया चोजन नीड्स टू बी इन लिeu ऑफ 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चोजन बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल, यानी तीसरी लैंग्वेज इससे रिलेटेड होगी जो आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप जो चूज कर रहे हो। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन्स 9 ओनली, यानी कि मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, प्लस आपका 6 अगर आपने डोमेन स्पेसिफिक चूज कर लिया टेस्ट, तो 3 टेस्ट इस लैंग्वेज के हो गए, अगर आप सेक्शन वाइज देखो 3 टेस्ट इसके हो गए और 6 टेस्ट आपके सब्जेक्ट के हो गए, 6 + 3 यानी कि 9। सो मैक्सिमम आप 9 टेस्ट ही चूज कर सकते हो, यानी कि 9 सब्जेक्ट के सेक्शन के टेस्ट आपके मैक्सिमम होंगे। इसके कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, देखो अगर आपने 2 लैंग्वेज चूज की प्लस 6 डोमेन स्पेसिफिक प्लस 1 जनरल टेस्ट, तो 2 + 6 कितने होगा, 8 और 1 जनरल टेस्ट 9, यानी कि मैक्सिमम तब भी आपके 9 ही बन रहे हैं। और अगर आपने 3 लैंग्वेज चूज कर दी कि मैं 3 लैंग्वेज में टेस्ट देना चाह रहा हूं, तो आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कम करना पड़ेगा, यानी कि 5 आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के प्लस 1 जनरल टेस्ट, तब भी टोटल मैक्सिमम 9। इसका मतलब 9 सेक्शन ही मैक्सिमम होंगे, यानी कि 9 टेस्ट होंगे मैक्सिमम, ठीक है। नाउ आगे अगर हम अब नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट देखो ये दिया हुआ है मीडियम। मोड ऑफ टेस्ट तो आपने सीबीडी बताया है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, टेस्ट का पैटर्न एमसीक्यू है। मीडियम आपका बता दिया, उसमें से कितने सब्जेक्ट्स पे, ये तो हमने ऊपर कवर कर लिया है, रजिस्ट्रेशन बता दिया, ऑनलाइन होगा इस वेबसाइट पे। नेक्स्ट आगे जाते हैं, तुमने पढ़ लिया, ये भी एक नॉर्मल नोटिस है, इसको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं इसमें। हाँ नाउ बच्चों, अभी आपको फिर से समझ में आ रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं कैसे चूज करेंगे लैंग्वेज, क्या क्या मुझे ऑप्ट करनी है, क्या क्या ऑप्ट नहीं करनी है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको फिर एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि होप आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जब आप एग्जाम सेलेक्ट करोगे, इसमें 2 स्लॉट होंगे, स्लॉट 1 मॉर्निंग सेशन होगा, स्लॉट 2 इवनिंग सेशन, ठीक है। अगर आप केवल एक ही स्लॉट चूज कर रहे हो तो आप मैक्सिमम चाहे फर्स्ट स्लॉट चूज कर लो, चाहे सेकंड स्लॉट चूज कर लो, इसकी फीस थोड़ी अलग अलग, ये फीस भी दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट स्लॉट में टोटल 4 टेस्ट होंगे जिसकी फीस यहाँ पे दी हुई है, सेकंड स्लॉट में टोटल 5 टेस्ट आप चूज कर सकते हो जिसकी फीस भी यहाँ पर दी हुई है। अब स्लॉट 1 स्लॉट 2 क्या है, ये कंफ्यूजन आपको अभी हो रहा होगा, वो मैं क्लियर अभी करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 हम समझेंगे कि व्हाट इज स्लॉट 1 एंड व्हाट इज स्लॉट 2, ठीक है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऊपर चलेगा शायद, ये दिया हुआ यहाँ पे। इट इज नॉट मैंडेट, ये तो हमने पढ़ लिया था, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन बी होगा उसमें 20 लैंग्वेज, सेक्शन जो सॉरी फर्स्ट बी लैंग्वेजेस थे, सेकंड सेक्शन जो था 27 डोमेन स्पेसिफिक था, सेक्शन थर्ड जो जनरल टेस्ट था। नाउ इट इज नॉट मैंडेटरी टू चूज एनी वन और मोर ऑफ द टेस्ट स्टेटेड अबव, द चॉइस ऑफ टेस्ट वुड डिपेंड ऑन द कोर्सेज एंड ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट एंड द यूनिवर्सिटीज वेयर एडमिशन इज सॉल्व। यानी कि इट इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये ऊपर जो दिए हुए हैं सारे ही सिलेक्ट करने हैं, सारे ही चूज करने हैं, सारे टाइप के आपको टेस्ट देने हैं, नहीं, आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई है कि आप इनमें से स्लॉट 1 भी चूज कर सकते हैं केवल,
या केवल स्लॉट 2 भी चूज कर सकते हो। और इंटरनली भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का टेस्ट देना चाहते हो, 2 लैंग्वेज का टेस्ट देना चाहते हो, या 3 लैंग्वेज का टेस्ट देना चाहते हो। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आप एक सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट का आप टेस्ट देना चाहते हो, बट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आपके जो है उन्होंने ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं कि 6 मैक्सिमम में आप दे सकते हो, ठीक है। और जहां जिस यूनिवर्सिटी में जनरल एबिलिटी से यानी कि जनरल टेस्ट से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी रखेंगे, वहां पे जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो द बेस्ट वे इज, आपको सबसे पहले क्या देखना है, एक जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई 44 की जो लिस्ट है, उसको पहले देख लीजिए। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, उसके बाद उनका एक प्रिंट ले लीजिए, ठीक है। ये देखो यहां भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है, देन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। प्रिंट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो 44 यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद सेलेक्ट कर लो कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। और फिर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है कि मुझे इन सब्जेक्ट्स को चूज करना है अंडर पोस्ट ग्रेजुएट, यानी जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट में, यानी कि जिसमें आपको ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपने देख लिया, फिर उन सब्जेक्ट की देखो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, क्या रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज में, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, फिर जो रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा होगा कि सीयूईटी इस सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ये अगर आपको इस सब्जेक्ट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस सब्जेक्ट का सीयूईटी जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें से ये सेक्शन आपका होना चाहिए, उसमें इतने मार्क्स होने चाहिए। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट में एग्जाम यानी कि उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, तो मुझे सीयूईटी का ये वाला सब्जेक्ट चूज करना है। क्लियर? या अगर आप किसी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जैसे आपका स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, चाइनीज हो गया, तो उस पर्टिकुलर जापानीज हो गया, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसमें लिखा होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सीयूईटी का जो आपने टेस्ट दिया एंट्रेंस टेस्ट, उसमें इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आई हैव टू चूज दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इन सेक्शन 1A और 1B। क्लियर? ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद आप यहां आओगे, तो यानी कि बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत आपको R&D करनी है बिफोर अप्लाइंग टू दिस सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है। पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा, पहली बार तो मेहनत, कोई भी चीज चेंज होता है तो फर्स्ट बैच को तो मेहनत करनी ही होती है, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक एक आपको बारीकी से नोटिफिकेशन पढ़ना है, बारीकी से उसको जो है जो भी पॉइंट्स दिए उसको पढ़ना है, वेबसाइट विजिट करनी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट विजिट करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझना है, ठीक है। मोटा मोटा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टेप मैंने कहे हैं कि ये स्टेप आप फॉलो कीजिए। इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो बेस्ट वे में आप चूज कर पाओगे, ठीक है। नाउ जब आप चूज करने की बात आई, तब आप यहाँ पे आना, ठीक है। अब ये दे रखा उन्होंने कि कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट टेस्ट और सब्जेक्ट्स इन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 एज फॉलोज। यहां पे उन्होंने थोड़ा सा बताया कि कैसे आप स्लॉट 1 चूज करेंगे, स्लॉट 2 चूज करेंगे, और किस तरीके से चूज होगा। देखो ये दिए स्लॉट 1 में अगर आप चूज करना चाहते हो, तो स्लॉट 1 में आप क्या चूज कर सकते हो। स्लॉट 1 में ये दिया हुआ है, यू कैन ऑप्ट अप टू 40 टेस्ट, अप टू 40 टेस्ट। तो यानी कि स्लॉट 1 में आप मैक्सिमम 40 टेस्ट या सब्जेक्ट 4 टेस्ट या 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। स्लॉट 1 अगर आप चूज कर रहे हैं, जो मॉर्निंग सेशन है, उसमें आप अप टू 4 टेस्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। क्या क्या है वो देखो, जिसमें सेक्शन 1A एंड 1B में केवल एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, पहली बात, यानी कि दोनों को मिलाकर के भी आप केवल एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। दूसरे सेक्शन में से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, उसमें से 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, यानी कि पहला टेस्ट लैंग्वेज का, और उसके बाद 2 टेस्ट आप 2 सब्जेक्ट के चूज कर सकते हो, 2 और 1 3 हो गए, और तीसरा आप जनरल टेस्ट चूज कर सकते हो, यानी कि 4। यानी कि स्लॉट 1 में आप अप टू 4 टेस्ट या 4 सब्जेक्ट, पहला लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का, और 2 डोमेन स्पेसिफिक का, और एक जनरल टेस्ट, ये इस तरीके से टोटल 1 और 2 3 और 1 4, यानी कि टोटल 4 टेस्ट इसको बोलते हैं, या 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी पूरी चॉइस कवर नहीं हुई, तो आप स्लॉट 2 के लिए भी अप्लाई करोगे उसमें। स्लॉट 2 यानी कि सेकंड हाफ में होगा, ठीक है। उसकी टाइमिंग भी अलग है, ये मॉर्निंग सेक्शन में होगा, ये मॉर्निंग सेशन में, और ये इवनिंग में होगा, ठीक है। जो स्लॉट 2 होगा इवनिंग में होगा, उसमें क्या है, अप टू 5 टेस्ट और 5 सब्जेक्ट्स, यानी कि आप ऊपर वाले में 4 टेस्ट चूज कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे और भी चॉइस देनी है, तो आप उसके बाद सेकंड स्लॉट चूज कर सकते हैं, और उस सेकंड स्लॉट में आपके पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि
जो सेक्शन फर्स्ट था यानी कि ए और बी लैंग्वेजेस का, 13 लैंग्वेज पहले में थी, 20 इसमें थी, इन दोनों को मिलाकर के एक लैंग्वेज आपने चूज कर ली। उसके बाद आपने क्या कर दिया, डोमेन स्पेसिफिक बढ़ा दिया। ऊपर 2 ही सब्जेक्ट थे, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और डोमेन में भी मैं चॉइस रखना चाहता हूं, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आप यहाँ चूज कर सकते हो। जैसे ही आप 4 सब्जेक्ट चूज करोगे तो 4 और 1 5, तो टोटल 5 टेस्ट पूरे हो गए। तो यानी कि जनरल टेस्ट आपको चूज नहीं कर सकते। क्लियर? यानी कि सेकंड स्लॉट में आप 5 टेस्ट चूज कर सकते हो। आया बात समझ में? और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन तो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो, अभी स्लॉट 2 में एक कॉम्बिनेशन तो ये रख सकते हो आप, और स्लॉट 2 में ही सेकंड कॉम्बिनेशन या आप ये रख सकते हो कि आपको लगा कि मुझे लैंग्वेज 2 रखनी है, यानी कि एक नॉर्मल हिंदी वगैरह और एक जिसमें आपको बीए में भी रखनी है, यानी कि जापानीज और चाइनीज जिसमें आप करना चाहते हो। तो 2 तो आपने लैंग्वेज चूज कर ली, फर्स्ट ए और बी को मिला के टोटल। ठीक है, टोटल दोनों का मिला के जितनी, यानी कि 13 पहले में थे, 20 सेकंड में थी, टोटल 33 लैंग्वेज है, 33 लैंग्वेज। आउट ऑफ 33 यू हैव चोजन 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, मैक्सिमम 3 चूज कर सकते थे, तो आपने 2 चूज कर ली। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? 2 आपने लैंग्वेजेस चूज कर ली, उसके बाद मैक्सिमम जो डोमेन होंगे ये दिया हुआ है सेक्शन, अच्छा इस सेक्शन 2 की बात हो रही है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, या तो आप 1 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और अच्छा इसके लिए सेक्शन 1 और बी का 1 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि 4 और 1 5। नहीं तो दूसरा और करके इन्होंने लिखा है कि लैंग्वेज आप 2 भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज चूज कर ली तो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन स्पेसिफिक कम हो जाएगा। कितने हो जाएगा डोमेन स्पेसिफिक? 3। तो 3 + 2 5, फिर ये भी 5 टेस्ट होंगे इसके। ठीक है, ये नीचे तो सेक्शन 2 ये इसका अलग बताया इन्होंने, मैक्सिमम 3 डोमेन स्पेसिफिक। हाँ, ये दिया है सेक्शन 2 में, जो सेक्शन 2 था उसमें क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे फिर आपके आगे एक स्लॉट में। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आप चूज करते, क्योंकि 2 लैंग्वेज आपने चूज कर दी, यहाँ तो 1 लैंग्वेज थी तो आपने 4 डोमेन स्पेसिफिक, 4 और 1 5। इसने बताया स्लॉट 2 में आप 5 टेस्ट चूज कर सकते हो। तो एक कॉम्बिनेशन तो स्लॉट 2 का ये है। एक स्लॉट 2 का कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपने लैंग्वेज ही 2 चूज कर ली तो कितने बचे? स्लॉट 2 में इसने बता दिया 5 टेस्ट दे सकते हो। तो ऊपर तो 1 लैंग्वेज थी तो आपको 4 डोमेन स्पेसिफिक मिल गए। लेकिन इस दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी रख सकते हो, अगर आप लैंग्वेज ही 2 चूज कर ली, इन दैट केस आपको डोमेन स्पेसिफिक यहाँ 4 थे तो एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लैंग्वेज बढ़ा दी, तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। तो 3 और 2 5। तो इस स्लॉट 2 में आपके 5 टेस्ट और 5 टेस्ट हो गए, यानी 5 सब्जेक्ट टोटल, इसमें 5 टेस्ट चूज कर लिए। अब जो ऊपर मैंने पहले बात कही थी कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक आप 6 चूज कर सकते हो मैक्सिमम, वो ऐसे हुए कि जिस लड़के ने या जिस स्टूडेंट ने दोनों स्लॉट चूज कर लिए मैक्सिमम ऑप्शन। अब देखो, स्लॉट 1 चूज किया, उसमें डोमेन कितने चूज कर सकते थे आप? 2। और नीचे कितने? मैक्सिमम 4। या तो 3 थे या 2, लेकिन मैक्सिमम स्लॉट 2 में 4 सब्जेक्ट थे डोमेन स्पेसिफिक, और 1 स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में 2 थे, और नीचे कितने? 4। तो 2 + 4 6। तो मैंने कहा था ना ऊपर कि टोटल डोमेन स्पेसिफिक 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, तो हो गए मैक्सिमम टोटल 6। और जहां तक लैंग्वेज की बात करें, फर्स्ट स्लॉट में आपने 1 लैंग्वेज चूज करी थी, सेकंड स्लॉट में आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी, तो मैक्सिमम यहाँ 2 हो गई, और ऊपर 1 हो गया, 2 और 1 3। तो लैंग्वेज आपकी मैक्सिमम कितनी हो गई? 3। तो इस तरीके से मोटा मोटी अगर हम बात करें, टोटल 33 लैंग्वेज में से, यानी कि 13 फर्स्ट ए और 20 फर्स्ट बी, दोनों मिला के 33 लैंग्वेजेस होगी, उसमें से आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। एंड जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट मैंने ऊपर बताई थी, उसमें मैक्सिमम आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। वो भी तब कवर होंगे पूरे जब दोनों स्लॉट को आप चूज करोगे, यानी कि मॉर्निंग सेशन में भी एग्जाम दोगे और सेकंड इवनिंग सेशन में भी आप एग्जाम दे रहे हो, यानी कि स्लॉट 1 मॉर्निंग में होगा, स्लॉट 2 इवनिंग में। इस तरीके से आप मैक्सिमम अगर आप अपने ऑप्शंस खोलना चाहते हो तो आपको दोनों स्लॉट सब चूज करने हैं, और कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। उस हिसाब से आपके तीनों लैंग्वेज आपकी चूज कर सकते हो, और 6 के 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ अब टाइमिंग पे आओ, दिया हुआ यहाँ पे, एग्जाम विल बी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स ऑन सेवरल डेज एज फॉलोज। दिया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी 9 to 12:15 तक जाएगी, और आफ्टरनून शिफ्ट 3 to 6:45। अब देखो, आपको लगेगा कि मॉर्निंग शिफ्ट तो कम समय है, कितना हुआ? 9 से लेकर के 12, कितना? 10 11 12, यानी कि 3 hours 15 minutes। और आफ्टरनून शिफ्ट कितने की है? 3 to 6 हो गया, 6 और 40, यानी कि 3 hours 45 minutes। तो आपको लगेगा आधा घंटा इसमें ज्यादा कैसे हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें है, ये स्लॉट 1 था, उसमें आपने देखा स्लॉट 1 में आप मैक्सिमम 4 टेस्ट चूज कर सकते हो, और स्लॉट 2 में मैक्सिमम 5 चूज कर सकते हो, इसीलिए यहाँ टाइम बढ़ गया। तो यहाँ पे पूरी फ्रीडम स्टूडेंट के ऊपर छोड़ी हुई है
कि आप कितने सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, डोमेन सब्जेक्ट, और कितने आप लैंग्वेजेस में टेस्ट देना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैक्सिमम लिमिट उन्होंने फिक्स कर दी है कि मैक्सिमम 3 लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट की चॉइस आप अपने पास रख सकते हो। तो बेहतर ये है कि आप पूरी की पूरी चॉइस ओपन रखो, दोनों स्लॉट का एग्जाम भरो, दोनों स्लॉट में फर्स्ट स्लॉट में 4 टेस्ट, सेकंड स्लॉट में 5 टेस्ट, यानी टोटल के टोटल मैक्सिमम भी बताया गया है कि 9 टेस्ट ही आप दे सकते हो। तो टोटल 9 के 9 टेस्ट दे दो, जिसमें आपके 3 लैंग्वेज हो जाएंगे और 6 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सबका एग्जाम दे दो, कोई बात नहीं, एक ही दिन एग्जाम। आप एग्जाम तो एंट्रेंस एग्जाम तो नॉर्मली 2 ही सेशन में होना है, और आपके लिए ऑप्शंस सारी यूनिवर्सिटीज में ओपन रहेगा, और आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड सब आपके ऑप्शंस खुले रहेंगे, जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। ठीक है, ये टाइमिंग के हिसाब से मैंने पहले बता दिया था कि स्लॉट 1 में आपका टाइम दिया है और अप टू 4 टेस्ट दे सकते हो। फीस इसकी इतनी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और स्लॉट 2 में आप मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हो। फीस इसकी भी इतनी है, लेकिन अलग अलग दी हुई, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि बारीकी से आपको समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत ही इसमें समझने में आपको लग ही रहा होगा कितने मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि समझने में आपको फिर भी लग रहा होगा 2-2 टाइप की लैंग्वेजेस है, एक में 13 लैंग्वेज, फिर दूसरे में अलग से जो है 20 लैंग्वेजेस, कैसे सेलेक्ट करना। मैं कोशिश की समझाने की आपको बहुत इजीली समझ में आ सके। और जो सिलेबस रहेगा पैटर्न, उसका जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी का रहेगा, जो सेक्शन 2 का है। एंड थर्ड जो है जनरल टेस्ट, उसमें जीके आएगा और थोड़ा सा करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। और डीपली आपको समझना है, मैंने इसमें ये भी बता दिया कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सेक्शन में कितना टाइम होगा, कितने आपको छूट दी हुई है। जैसे लैंग्वेज में भी 50 में से 40 करने हैं, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में भी यही है, 50 में से 40 करने हैं, सेक्शन 3 में 75 में से 60 करने हैं। लेकिन ये हर लैंग्वेज की, हर टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, हर टेस्ट के लिए इतना टाइम अलॉटेड है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टेस्ट अटेम्प्ट करते हो। इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है, क्योंकि चॉइसेस उन्होंने बढ़ा दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो बच्चों, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब बार बार आप इसको, मेरी वीडियो को देखेंगे, बार बार समझने की कोशिश करोगे, तो आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हमने यहाँ बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, वो कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां जहां आपको एडमिशन लेना था, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। और हाँ, थोड़ा यहाँ बता दूं कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ये इसको और बाइफरकेट यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने, कि फर्स्ट जो लैंग्वेज का है जिसमें 40 करने हैं, 50 में से पहले एक यदि मार्क्स एज पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का होगा। और जो डोमेन स्पेसिफिक है वो भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, 50 में से ये भी 200 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब पूरा इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, जो गाइडलाइन पढ़ोगे, तो उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। नाउ कम टू द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब जो मैंने आपको कहा कि 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो यूजीसी ने ये इसमें जो लिस्ट दी हुई है, ये सारी ये यूजीसी जो आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसमें ये जो है पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उन्होंने ये कंप्लीट जो है ये लिस्ट इनको दी है एनटीए को, कि ये यूनिवर्सिटीज जो है इस सीयूईटी को फॉलो कर रही हैं। तो आप इस लिस्ट को पहले देख लें। हो सकता है आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो और आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं, बाद में आपको लगेगा कि मेरे 12th के बेस मार्क्स पे जिसमें मैं पास हो जाऊंगा उसके बेस पर मेरा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, आप अपियरिंग में हो 12th में, तो इस बार आपको वो एग्जाम देना है। एंड पास अपियरिंग वाले एलिजिबल हैं, क्योंकि जब वो अपियरिंग वाली एग्जाम देंगे, जब पास हो जाएंगे 12th, उसके बाद आपको वो 12th का पास सर्टिफिकेट प्लस जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है, यानी कि कौन सा एलिजिबिलिटी, 12th पास होना चाहिए जब आप एक एंट्रेंस दोगे। इस एंट्रेंस में जितने आप मार्क्स लेकर आओगे उसकी कट ऑफ फिर उसके अकॉर्डिंग होगी, ना कि 12th के मार्क्स के बेस पर। ठीक है, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। एक बार ऊपर से बता देता हूँ। अलीगढ़ AMU दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटीज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस BHU हो गया आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, और ये दिया हुआ है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये दिया हुआ है। दूसरा हुआ है गुरु घसीदास विश्वविद्यालय एंड हेमवती नंदन, ये यानी कि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी,
उसके बाद है जामिया मिलिया इस्लामिया यानी JMI, और फिर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी ये दिया हुआ है आगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि DU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, एंड 44 लास्ट नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो दीज आर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है लिस्ट। तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा मैंने बता दिया। इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट को विजिट करें, उसमें देखें कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस कोर्स में आप एडमिशन चाहते हो, उस कोर्स का पर्टिकुलर साइड में उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया होगा, उस क्राइटेरिया के बेस पर आप CUET का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको फिल करोगे, ठीक है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ टोटल लैंग्वेजेस जो दी हुई है। फर्स्ट ए में कौन कौन सी लैंग्वेज है ये मैं पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट बी में कौन सी है, 20 लैंग्वेजेस डोमेन स्पेसिफिक, फिर से यहाँ पे लिस्ट दी हुई है डोमेन स्पेसिफिक। मैंने ऊपर भी बताया है कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग एक ही है, दूसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी, उसका बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल स्टडीज एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। जिसका सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, या जिसका सब्जेक्ट बायोलॉजिकल स्टडीज है वो भी इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। तो इस तरीके से टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन चूज एनीवन। और सेक्शन थर्ड जो जनरल टेस्ट था वो किसके लिए था, वो उनके लिए था जो किस यूनिवर्सिटी में फॉर वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी, क्रॉस स्ट्रीम या एनी अदर जो भी एप्लीकेबल होगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा होगा कि जनरल टेस्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए, जैसे वोकेशनल टेस्ट वो कोर्सेज हो गए कोई, या ओपन एलिजिबिलिटी हो गई कोई, क्रॉस स्ट्रीम एलिजिबिलिटी हो गई। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है। सो फाइनली CUET के लिए आपको क्राइटेरिया यही है कि आप अभी 12th में अपियरिंग हो, ठीक है। और हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर जिसने दिया हुआ 12th इस बार नहीं अपियर हुआ हो, लेकिन प्रीवियस ईयर का उसको भी उन्होंने एलिजिबल किया हो तो वो भी दे सकता है। लेकिन अपियरिंग वाला भर सकता है, ये ध्यान रखना। और जिसने 12th किया हो प्रीवियस ईयर, क्योंकि इसमें एज बार भी आएगा। अभी एंट्रेंस टेस्ट में तो कोई मिनिमम एज नहीं रखी है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना है वहां अलग क्राइटेरिया हो सकता है। दैट्स व्हाई हियर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज CUET टेस्ट, सेकंड इज यूनिवर्सिटीज की उसका क्राइटेरिया अलग है, इसका क्राइटेरिया अलग है। इसका CUET एंट्रेंस टेस्ट का तो बहुत ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल आपको 12th अपियरिंग होना चाहिए, उसके बाद आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। लेकिन वो आपके सब यूनिवर्सिटी या आपके जो आपके ऑप्शनल आप चूज किए हैं सब्जेक्ट, या किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको वहां जाके देखना होगा, ठीक है। सो होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर ऊपर से मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बारीकी से कोशिश की समझाने की, इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की, बहुत इजीली समझाने की कोशिश की। अगर आपको फर्स्ट गो में समझ में नहीं आया होगा तो आप रिपीटेडली इसको जो है मेरी वीडियो को बार बार देख सकते हो। और जो मैंने वेबसाइट बताई, दो NTA की वेबसाइट और दूसरी आपकी जो CUET की जो वेबसाइट थी उसको विजिट करना। उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, पूरा जो है जनरल गाइडलाइन दी हुई है। यू कैन फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट। और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में से सेलेक्ट कर लो कहाँ जाना है, कहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रेंस एग्जाम फिल करना और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें, ये मेरी अपील है। जितने भी 12th पास आउट जो इस बार पास आउट होंगे, यानी कि जो इस बार अभी अपियरिंग है, एग्जाम देंगे बोर्ड का एग्जामिनेशन, तो वो बोर्ड के जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं या जिनके बच्चे हैं, वो पेरेंट्स जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये पहली बार इतना बड़ा चेंज आया है एजुकेशन फील्ड में। हो सकता है कुछ बच्चों को पता ही ना हो जो रिमोट एरियाज में है, कुछ पेरेंट्स को पता ही ना हो जो उतने ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो जो इस बार 12th में है। क्योंकि 12th तो कर लेंगे, उनको लगेगा इजीली पास हो गए, उसके बाद मार्कशीट लेके जाएंगे और एडमिशन ले लेंगे। ऐसा नहीं है, इस बार उन सबको एंट्रेंस देना है अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है।
साथ के साथ गवर्नमेंट की ये भी गाइडलाइन आई है, उन्होंने ये अपील की है कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है, बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज है अदर देन 44 यूनिवर्सिटीज, उनको भी उन्होंने कहा है कि अगर आप वो उन पे डिपेंड किया है कि अगर आप CUET फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हो, या अपना उसी पुराना पैटर्न फॉलो करना चाहते हो तो वो उन पे डिपेंड है, उन पे उन्होंने छोड़ा है। लेकिन कोशिश की है कि आप भी CUET के मार्क्स को ही फॉलो करें। उन्होंने ये गवर्नमेंट ने ये उनको कहा है कि मैक्सिमम, तो इस बार नहीं तो अगली बार आगे से तो यही सब जगह ये लागू हो जाएगा। बट इस साल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तो फिक्स कर दिया कि ये तो एडमिशन केवल CUET जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके मार्क्स के बेस पर ही लेंगे। तो अगर आपको अपने बच्चे का करियर बर्बाद नहीं करना है, या जो बच्चे इसको सुन रहे हैं 12th वाले, अगर आपको अपना करियर बनाना है, इन 44 यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन आप चाहते हैं तो प्लीज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक उसकी डेट दी हुई है। CUET.samarth.ac.in जो मैंने वेबसाइट नीचे बताई और एक NTA की वेबसाइट बताई, उन दोनों पे आप देख सकते हो गाइडलाइन, उस पे फॉलो करें। और एक चीज और कहूंगा कि अपने जो डिटेल्स हैं केवल साइबर कैफे में जाकर के उसको ना पकड़वा दें कि प्लीज आप मेरा भैया ये भर दो, ये मेरा फॉर्म, उनके भरोसे ना रहें, बिल्कुल ना रहें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया दोबारा आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको वो सब्जेक्ट चूज ही नहीं कर पाओगे। पहले पूरी R&D करके जाना, पूरी तैयारी, एक नोटपैड ले लो, उस पर पूरी डिटेल लिख लें किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हो। ये पूरी 44 जो मैंने इसमें लिस्ट दी है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका प्रिंट निकाल सकते हो। अगर या वेबसाइट पे जाकर के विजिट करेंगे, वहां पूरी डिटेल दी हुई है, उसका एक प्रिंट निकाल के सामने रखें और अपनी हिसाब से उसमें लगे कि मुझे किस में एडमिशन लेना है, और फिर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करें। देन चेक द रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज करें। तब जब इतनी आपकी R&D हो जाएगी अपने लेवल पे, तब जाके अपनी डिटेल लेकर के आप कैफे में जा सकते हो, जिसके पास अपने घर में लैपटॉप नहीं है। और कोशिश करें कि बहुत ध्यान से भरें सब्जेक्ट, इस बार जरूर भरें। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक थंब रूल में ये बताऊंगा कि दोनों स्लॉट सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट स्लॉट में से 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें मैक्सिमम, और सेकंड स्लॉट में मैक्सिमम आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट, सेकंड स्लॉट में फर्स्ट स्लॉट में आप लैंग्वेज चूज कर लो और जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट को चूज करने को कह दे रहा है वो चूज कर लें। सेकंड स्लॉट में भी जितनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो वो चूज कर लो, और जितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो पूरे सब्जेक्ट चूज कर लो। यानी कि टोटल दोनों स्लॉट को मिला करके तीनों लैंग्वेज चूज कर लो और 6 सब्जेक्ट चूज कर लो। इस तरीके से 3 + 6 यानी कि 9 सब्जेक्ट्स का, यानी कि 9 टेस्ट होंगे छोटे छोटे, वो आप दे सकते हैं। तो आपके लिए पूरे ऑप्शन ओपन रहेंगे। तो बेहतर है कि सब चूज कर लो। और यहाँ पे फेल और पास का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये CUET में आपको कोई मार्कशीट नहीं देंगे आप फेल हो गए या पास हो गए, वो सिंपली जितने आपके मार्क्स आएंगे वो मार्कशीट जनरेट कर देगा। उसमें फेल पास का कोई कट ऑफ नहीं है। बस वो हर सब्जेक्ट जितने आपने टेस्ट चूज किए हैं उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डोमेन स्पेसिफिक जनरल टेस्ट, उसके मार्क्स दे देंगे। आउट ऑफ कितने में से कितने मार्क्स आए हैं उतना परसेंटाइल आपको दिख जाएगा। साथ में परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल बना, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो थंब रूल एक यही है कि जो मैं एक जनरल सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा वो यही है कि दोनों स्लॉट चूज करें, एंड मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम 6 जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक है उसको चूज कर लें, और जनरल टेस्ट भी चूज कर लें। तो ये सारे के सारे मैक्सिमम जितने ऑप्शंस खुले हैं उसको चूज कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में ऑप्शंस खुले रहें। सो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरा यही वो था कि टारगेट कि मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था आजकल, बट स्टिल मैंने टाइम निकाल के टाइमली वीडियो बनाई, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, 1 महीना आपके पास है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड ये अभी है। फर्स्ट टाइम जो बच्चे हैं वो घबरा जाएंगे क्या चूज करना है क्या नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि DP गाइड का हमारा यही एक टारगेट है, यही मोटिव है कि मैक्सिमम लोगों तक करियर गाइडेंस प्रोवाइड करा पाए। और स्पेशली जो रिमोट एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो उनको तो बेचारों को बहुत कंफ्यूजन होगा। तो प्लीज गाइड करें, एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि इसमें भविष्य बच्चों का ही खराब होना है। कोशिश करें एक दूसरे की हेल्प करें और स्ट्रेस रिड्यूस करें, और किसी के लाइफ बनाने में आपका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन रहे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो होप गाइस, मैं आपको सेटिस्फाइड कर चुका हूँ, मतलब कोशिश की मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। और जो भी आपको लगेगा आगे फ्यूचर में भी मैं कोशिश करूंगा कि और इसके ऊपर जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो बने रहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, एंड लाइक आवर चैनल, एंड ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, मोटिवेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि अगली वीडियो बना के लोगों का फायदा हो रहा है, और वैसे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच।
बने रहिए हमारे डीपी गाइड से। थैंक यू सो मच।